गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने 500 प्रश्नों को अपने ऐप पे डाला था, टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, और जिन गुरुओं ने हाय लिख के भेजा था उनके व्हाट्सएप पे भी डाल दिया गया था। और सब लोगों से कहा गया था कि इसका एक्सप्लेनेशन होगा ऑनलाइन। तो आज उसके एक्सप्लेनेशन की पहली कक्षा है, जिसके अंतर्गत मैं इतिहास, कला, संस्कृति और विविध अलग क्षेत्रों के प्रश्नों की चर्चा करूंगा, जो आपके लिए सामान्य जानकारी के कैटेगरी में आएंगे। इसके इतिहास के क्वेश्चंस, इसके संस्कृति के क्वेश्चंस, ये पीजीटी हिस्ट्री वाले के भी काम आएंगे, टीजीटी जो समान अध्ययन वाले ग्रुप के हैं, सामाजिक अध्ययन यानी आर्ट वाले हैं, उनके भी काम आएंगे। बड़े काम के प्रश्न हैं और बड़ी प्रतिष्ठा के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसके आंसर दिए गए हैं, संक्षिप्त उत्तर, उसको जब तक एक्सप्लेनेशन ना हो जाए उसको वैध ना मानेंगे। चूँकि संक्षिप्त उत्तर की सबसे बड़ी डिमेरिट होती है कि उसमें ह्यूमन एरर रह ही जाएगा एक दो क्वेश्चंस में, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। उसको हम मानवीय भूल या प्रिंटिंग भूल कर सकते हैं। तो लगातार इस पर अब एक्सप्लेनेशन का क्लासेस आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला है हाय लिख के भेज के फिर से क्वेश्चन मंगाइए। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। या गूगल प्ले स्टोर में जाइए, SF क्लास का ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें एक अलग से बिहार टीचर पे दिया गया है, जहाँ कोई भी आ सकता है, आवाजाही फ्री है। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और वहीं पे वीडियो भी मिलेगा एक्सप्लेनेशन का। उसका लाभ उठाइए। लाभ उठाने में देर मत कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। लगे हाथ अब हम लोग अलग से PRT के लिए मॉडल सेट देने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट 120 का, फिर TGT के लिए देने जा रहे हैं, फिर PGT के लिए देने जा रहे हैं, जो कॉमन सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश अलग से है ही। तो ये सारे लाभ आपको तब मिलेंगे जब आप हमारे चैनल के टच में रहेंगे, हमारे दफ्तर के टच में रहेंगे। तो इसका लाभ उठाइए। तो चलें, आज मैं शुरू करता हूं कि पहला जो हमारे टेस्ट में 113 है, सबसे बड़ी बात है बाइलिंगुअल है, जो बिहार के लिए लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है गुरुओं को। तो 113 नंबर क्वेश्चन है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा भावनाएं प्रदर्शित होती है। इन डांस द मेन पोजेस एंड एक्सप्रेशन डिमोस्ट्रेट। अब देखिए, ये क्वेश्चंस की कैटेगरी हम डालेंगे तो कला और संस्कृति का। नृत्य होता क्या है? नृत्य भाव भंगिमा के द्वारा एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। वो पूरा का पूरा नृत्य जब हम बहुत संवेदी होकर देखते हैं तो वह एक काव्य है, वह एक कविता है, जिसमें नृत्यिका किसी स्टोरी को, उस अपनी फीलिंग को बताती है। चाहे वो राधा के वियोग को बताए, या आज बहुत सारे नृत्य हो रहे हैं जो भ्रष्टाचार के ऊपर है, या तमाम ज्वलंत मुद्दे, मतलब करंट अफेयर्स पे भी नृत्य हो सकता है। ये कला का बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। कुछ सोलो भी करते हैं, अकेले भी, और मुख होके भी अपने नृत्य के द्वारा चीज़ों को कह जाते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि नृत्य के द्वारा, चूँकि मौन है, मौखिकता है, अंगिक भावना है, तो हमारे जितने भी फिजिकल, हैंड, आँख, नाक, इसमें एक चमक, इसमें एक गतिशीलता, डायनामिज्म पाया जाता है। उस दृष्टि से नृत्य होता है। तो कुल मिला के ये फीलिंग है, नृत्य एक फीलिंग है। इसका आंसर 2 हुआ। निम्नलिखित में कौन से अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द इम्पावर्ड एस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल? तो सिंपल सी बात है, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए या किसी चीज़ के लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय को ही ये पावर मिला हुआ है। 128, उसके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन? तो इसका उत्तर 3, आर्टिकल 324। ये सारे क्वेश्चन एक विशेष अमेरिकी सॉफ्टवेयर से तैयार होता है, जिसमें हम तमाम इस ढंग के परीक्षा के प्रश्नों को डालते हैं और सिलेबस को डालते हैं। वो आसपास
एक तरह से स्कैन रिपोर्ट देता है, हमें बताता है कि इन चीज़ों में प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एक नाच है जिसमें ज़मीन पे बांस का डंडी लेकर दो लोग जोड़ी आमने सामने बैठ जाती है और ढोल की ताल पे डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ इस प्रकार के नाच होते हैं। ये भी कला और संस्कृति का ही क्वेश्चन है। पहला है तोरंग मिजोरम, कुडुक झारखंड, चिराव मिजोरम, झूम झारखंड। तो इसका राइट आंसर 3 चिराव मिजोरम। 139 प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द फेमस इंडियन फेस्टिवल्स, नेमली होली एंड दिवाली। दोनों का एक मतलब होता है और उस मतलब क्या है कि होली जो होता है वो पूर्णिमा, जो फल्गुन का हिंदी महीने में फल्गुन के पूर्णिमा के दिन होता है, मतलब होलिका दहन उस दिन होता है। हम लोग उसको नेक्स्ट डे रंग में खेलते हैं, बहुत लोग उस दिन भी मनाते हैं। दोनों भौगोलिक घटनाएं और दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या के दिन होता है, तो बड़ा फिक्स है। तो इसका आंसर 4 है। दीपावली अमावस्या को, होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जोनल काउंसिल? हिंदुस्तान के अंदर आजकल जोनल काउंसिल बहुत करंट अफेयर्स में है। कल भी, आज भी अखबार में पढ़े होंगे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और मणिपुर के मामले में किसको बुलाया है? तो सर्वदलीय बैठक। किस हैसियत से बुलाया है? तो भारत में जो 5 जोनल काउंसिल है, 4 दिशाओं से याद रखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक केंद्रीय, और उसके पदेन अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री होते हैं। इसलिए गृह मंत्री का संकट है, मणिपुर का संकट, इसलिए उन्होंने बुलाया है। तो यह एक संवैधानिक संस्था है? नहीं, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना, ठीक है, इसमें भी दिया, राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 96 के अंतर्गत की गई। 5 जोनल काउंसिल हैव सेटअप अंडर द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी उसे एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। और यह एक परामर्शदात्री संस्था, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। 2-3 बातें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसके आंसर इसी में दिए हुए हैं। अब इस प्रश्न को पढ़ के इसके विकल्प से ही इसका आंसर लगता है, आइदर और का कंडीशन बन जाता है। और इसमें इसकी मूल भावना क्या थी इसकी स्थापना के लिए? कि आपस में जब 2 राज्य लड़ें, दो बराबर, कहीं वाटर डिस्प्यूट है, कभी किसी लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, हर ढंग का डिस्प्यूट 2 राज्यों के बीच भारत में समय समय पर उभरते रहते हैं, तो वो राष्ट्रीय परिदृश्य की चीज़ है। तो इसके लिए बनाया गया कि मिल बैठ के उसको सुलझाया जाएगा। जैसे कावेरी जल विवाद या बेलगांव के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की लड़ाई की मेरा है तो मेरा है, तो इसलिए यह एक परामर्शदात्री स्वभाव का है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और सब सही है। एक बात बता दूं, एक सवाल है बीपीएससी वालों के लिए कि 5 विकल्प होंगे या 4 विकल्प। तो भाई दोनों की तैयारी करके चलिए। अगर 5 विकल्प होते तो इसका चौथा विकल्प होता एक से अधिक सही है, और 5वां होता उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो सीधा जाता एक से अधिक, 2 सही है, एक गलत भी है तो कोई बात नहीं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाएगा। बीपीएससी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हुआ है फैब में, उसमें 5 है, आगे से हम लोग भी 5 विकल्प का भी देंगे, 4 का भी देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है, और इस आर्टिकल की सबसे बड़ी खूबी है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके द्वारा ही बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ये भी समझने की चीज़। तो पहले हम ऑप्शन पे बात करें। एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय सहायता, मेडिकल एड टू इंजोर्ड व डॉक्टर। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पानी की गुणवत्ता को, पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर को दूर करना,
पानी की गुणवत्ता को निश्चित करना या दूर करना, ये आंसर लिखने का तरीका गलत है। कैपिटल पनिशमेंट, तो इसमें से चीज़ें 3 तो बिल्कुल सही है। क्योंकि हुआ क्या कि इस पे लेटेस्ट जजमेंट आया लेटर 28th सेंचुरी में 1996 में कि डिफाइन कर दिया गया। क्योंकि बड़ा भेग था, जीने का अधिकार है, पता नहीं चला, तो 16 टॉपिक उठा के उसमें डाल दिया। जब से डाला है तो उसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जो लगता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। जैसे जल का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में है कि जनता को आप अच्छे वातावरण देंगे, अच्छे इकोलॉजी देंगे। तो इसीलिए आप देखते होंगे नल जल योजना पूरे देश में चल रही है, इसलिए कि वो आपका फंडामेंटल राइट है। उसी में कहा गया है कि किसी को जीने की आज़ादी, किसी को स्वतंत्र होकर रहने की आज़ादी, शिक्षा को माना गया है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है। और उसी से सरकारों की कान पे जूं रेंगा और जाकर राइट टू एजुकेशन आया। इसी में वो डला हुआ है 21A में, जो आप गुरु हैं जानिए। तो इसमें 16 अधिकार हैं जो विस्तार से, मैं अभी समय का अभाव है यहाँ पे बताना ठीक नहीं है, लेकिन किसी को मृत्युदंड मिला हो ये उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन किसी भी आदमी को जब तक उस पर गुनाह नहीं साबित होता है तब तक उसको तमाम ढंग की सुविधाएं देना है ताकि वो न्याय सही पा सके, उसमें ज़रूर मदद करना है। किसी को भी इसी के बाद हथकड़ी लगा के किसी को ऐसे पेश नहीं करना है कि जैसे वो बहुत बड़ा मुजरिम है। इसी में है सुरक्षा का अधिकार। अभी जो अतीक अहमद की जो हत्या हुई है, जो उसमें सवाल उठ रहे हैं कि कहाँ फंडामेंटल राइट्स की, तो स्टेट का काम है। ऐसे जो किसी भी आदमी की हत्या हो जाती है तो स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चूँकि है तो स्टेट को पूरा करना उसमें कि उसको मिले। आए दिन किसी की हत्या हो जाना, किसी के साथ बलात्कार हो जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो डिलिबरेटली उसको जस्टिफाई कर दिया गया है। भारतीय संविधान राज्यों की संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त की गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अमेरिका के संविधान से, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, स्विट्जरलैंड के संविधान से। अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि इसके जगह पढ़ते हैं सही कनाडा के संविधान से। लेकिन आपको ये जानना होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से इसको ये राइट बहुत पहले मिला था, चूँकि सारे कॉलोनी थे, किसके उपनिवेश थे? कनाडा, और उसके और सारे भौगोलिक क्षेत्र तो वो भी ब्रिटेन के थे। तो उसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि हाँ, रानी एलिजाबेथ के नाम पे ही शासन होगा, ब्रिटिश सॉवर्निटी को हम मानेंगे, उसकी प्रभुता को मानेंगे, और लेकिन हम सब क्या बनेंगे? यूनियन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। तो ये आया हुआ है नॉर्थ अमेरिकन। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, आप कनाडा अगर ये इसमें विकल्प हो तो कनाडा होगा, नहीं तो नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम। लोकसभा अधिवेशन गठित करने होती गणपूर्ति। व्हाट इज द कोरम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग ऑफ लोकसभा? लोकसभा में चक्कर है कि सदस्य पूरा होते नहीं थे और बहुत कम सदस्य थे और बिल पास हो जाता था, डिस्कशन हो जाता था। तो कहा गया कि जितनी उसकी संख्या है उसके 10% लोग नहीं जब तक होंगे लोकसभा की कार्यवाही नहीं होगी। इसीलिए हर दल का व्हिप जारी करने वाला सचेतक व्हिप जारी करता है इंपॉर्टेंट बिल पे कि अटेंडेंस कम ना हो जाए, और बराबर ये कोशिश करती है सचेतक का पोस्ट इसीलिए रखा जाता है कि वो सचेत करे आपको कि भाई सब आदमी को हाउस में चलना है। तो सदन के सदस्य कुल संख्या का 6वां भाग 1/6, 1/10, चौथा भाग 1/4, तीसरा भाग 1/3, नॉट 1/10। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस समझ गए? हालांकि ये मेरे डोमेन का नहीं है, लेकिन आ गया तो बता देता हूँ। इन्वायरमेंटल साइंस बारे में क्या सिखा रहे हैं? कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पार्ट को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? इन ए चैप्टर अबाउट द शेयरिंग फीलिंग, one student asked, why are you teaching us about the feeling of EVS?
विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बेस्ट एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ लर्निंग चैप्टर इन ईवीएस। अब देखिए आप सब पीआरटी के लिए बड़ा काम की चीज़ है। और समझिए, पहले एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं कि व्हाट इज ईवीएस। बहुत लोग इसको पर्यावरण समझ लेते हैं, ऐसी गलती ना करेंगे। 2005 में आपके शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जारी हुआ। जनरली एक थंब रूल है कि एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद पॉलिसी को कैसे पूरा करें, उसके लिए पाठ्यचर्या एनसीईआरटी का काम है, राष्ट्रीय नोडल एजेंसी वो है, वो जारी करे। लेकिन और उसके बाद स्टेट, चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है, तो स्टेट उसको अद्योपातांत या अक्षर से उसका फॉलो करे या अपना सुधार कर ले, थोड़ा बहुत अपने कल्चर और संस्कृति के रिवाज के हिसाब से उसको करे। इन दैट वेरी केस क्या हुआ कि इससे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की थी वो लेट श्री राजीव गांधी के दौरान 1986 में आई। देन उस पर एनसीएफ बना 1988। उसके बाद फिर चूंकि सत्ता बदली, सत्ता सबसे पहले एजुकेशन को प्रभावित करती है, एनडीए की सरकार पहली बार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, फिर से एनसीएफ को ठीक किया गया 2000 में। देन फिर 2004 में मनमोहन सिंह आए, यूपीए 1, और एनसीईआरटी के डायरेक्टर, वन ऑफ द ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, डॉक्टर कृष्ण कुमार के अंदर में एनसीएफ 2005 का गठन हुआ और उन्होंने विस्तार से उस पर बताया। तो एनसीएफ का मतलब है हर चीज़, क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्डिंग कैसा होगा, टॉयलेट कैसा होगा, सब चीज़ उसमें होता है। और उससे सारी गाहिले थोथे दे उड़ाए, कबीर के इस पंक्ति पे सिलेबस बनता है। तो सिलेबस जो आपको पढ़ना है, जो डिलीवर करना है, और बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए होती है, एग्जीक्यूटिव के लिए होती है, जो एक्सिक्यूट करे किसी स्कूल में, जो लगाए। तो ईवीएस इसलिए लाया गया कि ईवीएस के द्वारा हम चीज़ों से कनेक्ट करें। वह चीज़ माइट भी भूगोल हो सकता है, वह चीज़ आस पड़ोस हो सकता है, इतिहास हो सकता है, पेड़ पौधे, जीवन, जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है। तो जो हम जिसके बीच हमारा जीवन गुजरता है, जहाँ दिन रात रहते हैं, वो सारा कंसर्न ईवीएस का होता है, जो क्लास मतलब 2-3 साल का इसका पेज है, 3 से 5 तक चलता है। तो कैसे हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने की अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। जब तक आप नहीं इंटरेक्ट करेंगे ईच अदर, तब तक कोई मतलब नहीं है, ना उसके संस्कृति को समझेंगे, ना भाषा को, ना सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन को, सामाजिक आर्थिक चीज़ों को। पहला, हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें कुछ दिव्यांग है। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं। भावनाओं, मानव से हार्मोन्स का गहरा संबंध है। फिर बैक होते हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा पहला, बी इंटरेक्ट विथ अदर पीपुल ऑल द टाइम। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं बराबर, ईच पर्सन इज डिफरेंट, प्रकृति का दिया हुआ हर व्यक्ति अलग है। अंडरस्टैंडिंग आवर ओन एंड ईच अदर्स फीलिंग, चूंकि सोसाइटी में जो चीज़ सबसे पावरफुल है, किसी के फीलिंग को समझना। फीलिंग से ही आपका कल्चर, आपका व्यवहार, पूरा मानवीय पहलू पर जो एंकर लगता है, जो अंकुश लगता है, और जो विस्तार होता है आपके व्यक्तित्व का, वो फीलिंग से ही होता है। इसको और अधिक 1990 के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस को लाके क्लियर कर दिया गया कि लाइफ में सबसे ज़रूरी है इंटेलिजेंट कोसेंट नहीं। आप सब गुरु हैं, मतलब बीने साइमन मॉडल जो है, साइमन बीने मॉडल, बीने साइमन जो कह लीजिए, जो आईक्यू की बात पहली बार उछाला लगभग अर्ली 20th सेंचुरी में। लेकिन ठीक उसके 80 साल बाद 1990 में, और पीटर सलावे स्कूल ने, जिसका गोलमैन हैं, जिसके सबसे बड़े प्रखर प्रवक्ता सब लोग हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, तो कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल किसी चीज़ के लिए, तो निर्माण ही केवल इमोशनल फीलिंग से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा साकारिया आयोग का सदस्य था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ साकारिया कमीशन? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन। चूंकि कोई भी परीक्षा भारत में नहीं हो रही है जिसमें 2-3 प्रश्नों का संबंध साकारिया आयोग से नहीं हो।
ये आयोग बनाया गया था कि पूरा केंद्र राज्य संबंध को समझने के लिए। हो क्या रहा था, जब जो मन करे जो आया राष्ट्रपति शासन लगा देना, राज्यों पे बहुत सारी संधियों को थोप देना, बहुत सारे सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट। तो सेंटर स्टेट एक स्वस्थ रिलेशन के लिए जस्टिस सकारिया के अंदर 3 सदस्यीय समिति बनी थी और उसने 88 में अपना रिपोर्ट सबमिट की थी। तो उसमें वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर SR सेन और OB अलगेगस। तो इसमें और कौन मेंबर थे? हनुमंतैया नहीं थे, वी शंकर नहीं थे, डॉक्टर SR सेन इसके मेंबर थे। निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मान्य योग्य और प्राप्त है? फॉर द टॉपिक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बीच ऑफ दीज इज स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्ट। विद्यार्थी को पता चल जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट माने योग्य और प्राप्त है। फॉर द टॉपिक ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बीच ऑफ दीज इज द स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेंडेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यानी हम जब किसी विरासत को देखते हैं तो उससे क्या सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। हम लेमैन नहीं हैं, तो हम उसकी विशिष्टता, उसके मेजरमेंट के लायक और उसको प्राप्त करने लायक। तो विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। इस बात से बात खुलती नहीं है। छात्र ताजमहल को एक वास्तुशिल्पी योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे, इससे भी बात नहीं खुलती है। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए उसके संरक्षित करने में मदद करेंगे। नहीं, ये इसका आंसर 3। स्टूडेंट विल क्लासीफाई द डिफरेंट मटेरियल यूज इन द बिल्डिंग द गोलकुंडा फोर्ट। चूँकि इससे आपको क्लियर हो जा रहा है कि इसमें कैसा मटेरियल लगा, क्या मेजरेबल था, कैसे प्राप्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया? हु इज जनरली अपॉइंटमेंट एज ए प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो जब संसद बैठती है, पहली बार चुन के आता है, उस समय स्पीकर का चुनाव नहीं होता है, चूँकि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद ही चुनाव होगा। तो सबसे पहले जो बनता है, एक सबसे बुजुर्ग साथी को, जो भारत की परंपरा है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। 3 नंबर इसका आंसर होगा। 1 ऑफ द सीनियर मेंबर ऑफ द अर्ली इलेक्टेड लोकसभा। किस जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये सारे कंस्टिट्यूशनल राइट तो केवल हमारे महामहिम के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। सुश्री वैष्णवी समुदाय प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण के चीज़ों को अनुनासिकता पर विचार सिखा रही है। ठीक है, एक टीचर है मिसेस वैष्णवी, टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंसी थिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, और एक एग्जाम्पल ले रही है कि कैसे पर्यावरण में हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो खेल का परित्यक्त मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जगह, पुलिस थाना और नाई। इसका आंसर आप बारबर होगा, क्योंकि खेल का परित्यक्त मैदान, खाली मैदान, उससे क्या मतलब है? इंटरेक्ट करना। कूड़ा एकत्र करने की ज़मीन, कोई मतलब नहीं, इंट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? पुलिस थाना, यहाँ पर भी इंट्रैक्शन है, लेकिन फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं है। और ये सेंटेंस क्लियर नहीं कर रहा है, सामूहिक है, सामूहिकता का बोध कर रहा है, बहुवचन में जा रहा है। लेकिन नाई से जब इंट्रैक्ट करता है आदमी, देखिए तो मतलब 1 to 1 करता है, उसका बाल बनाता है, दाढ़ी बनाता है, कुछ भी। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप उसके पास जाते हैं और आप उस पर निर्भर है, वो आप पे निर्भर है, आपकी सेवा करता है, सर्विस करता है, उसके बदले उसे पैसा मिलता है। राज्य वित्त आयोग, द स्टेट फिनांस कमीशन इज ए विधिक संस्था, लीगल बॉडी और संवैधानिक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, और वैधानिक बॉडी होगा इसका। संवैधानिक संस्था, कंस्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। द पंचायती राज सिस्टम वॉज एडॉप्टेड टू, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने, मेक द पीपुल अवॉइड द पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, एडुकेट द पीजेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं।
एक चीज़ और याद रखिए कि आंसर ऑब्जेक्टिव में सबसे सही होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है बेसिक गांधीयन, जिसने इसकी कल्पना की थी, वह व्यक्ति तो मर गया और कुछ भी पंचायती राज में हमने वैसा नहीं किया जैसा वो चाहते थे। परिणाम आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उस लेवल पे देखने को मिलता है। तो आंसर तो सीधा होगा, बड़ा सीधा है, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसका कोर कंसर्न है। लेकिन गांधी ये भी चाहते थे कि लोग पॉलिटिकली अवेयरनेस लोगों में आए। गांधी ये भी चाहते थे कि कृषक हमारे एडुकेट हों, ऐसा मुसल्लम, ऐसा कंप्लीट एक सिस्टम हो जो उनको ट्रेनिंग भी हो सब चीज़ की, वो चाहते थे। लेकिन हो ना सका। तो यहाँ केवल है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन किस ढंग का आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, मजबूरी है। इसका आंसर दे देंगे। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन एक राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिस्टम लिवाइंग लैंड रेवेन्यू इन द डेक्कन वॉज प्रिवेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? तो देखिए, अकबर का ये बड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती किसी फैक्ट को उछाल कर परेशान करने वाले। अकबर की भूमि व्यवस्था जो थी वो अपने ज़माने में वर्ल्ड की सबसे टॉप रेवेन्यू सिस्टम थी। कहीं ना कहीं उस रेवेन्यू सिस्टम को आज भी हम फॉलो करते हैं। हालांकि वो प्रयोग वो अपने शेरशाह सूरी के ज़माने से ही हो रहा था। टोडरमन उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो सबसे बड़ी जो लैंड में पैमाइश में बेईमानी होती थी, पहले डोरी रस्सी से पैमाइश होती थी, रस्सी में बेईमानी होती थी टेढ़ा मेढ़ा करने का। तो पहले पैमाइश के लिए लोगों ने बैम्बो, खूब लंबा बांस को यूज किया। लोगों ने कहा था इतना लग्घी, जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं, लग्घी लाया हुआ है। तो लग्घी इंट्रोड्यूस तो शेरशाह के लिए ही हो गया था, लेकिन चूंकि वो तब तक चीज़ें नहीं पूरा आ पाई थी और शेरशाह का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया। तो अकबर के समय, और उस लग्घी में एक बात, दोनों तरफ लोहा से कसा हुआ कि वो फट जाए, टूट जाए, कोई इसमें बदमाशी ना करे। तो लग्घी से, अब इसमें एक सवाल है कि लग्घी से नापने की व्यवस्था कब से शुरू हुई? तो बादशाह अकबर के ज़माने से, और टोडरमल उनके ये अभियान के थे। तो सबसे पहले 10 साल 10 ईयर्स के पैटर्न को देखा गया कि यहाँ क्या होता है। उसके बाद लैंड की 4 कैटेगरी बनाई गई, पोलज, चाचर, बंजर, परती। अब पोलज वो लैंड था जो बरमसिया आम का पेड़, मतलब जो सालों भर जहाँ अच्छी खेती होती थी। चाचर, उसको 2 साल 3 साल छोड़ दिया जाता था, क्योंकि अपना मृदा अपने स्वभाव को बदले, मिट्टी सॉइल, फिर उसके अंदर वो चीज़ें पावर आए और फिर उस पर खेती होती थी। बंजर का भी वही हाल था, 3-4 साल से ज़्यादा छोड़ा जाता था, न भी माना जाता। और परती भूमि की बड़ी भूमिका है। वो ऐसे लैंड थे जिसमें जंगल, चारागाह चीज़ें हो जाती थी, बहुत जनसंख्या कम थी, इसलिए लैंड का दोहन इतना नहीं हुआ था। तो ये सिस्टम था। आज इस पे रेवेन्यू कलेक्शन का था कि जनरली उसको कलेक्टिवली हम जब्ती सिस्टम बोलते हैं। कहीं बटेदारी भी थी कुछ प्रांतों में, कुछ मैक्सिमम प्रांतों में एक फिक्स रेवेन्यू था। लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है पद्धति क्या थी। तो थोड़े से जगह पे, वो भी अकबर के सबसे छोटे पुत्र दैनियाल ने, कुछ जगहों पे किसान जब झूठ बोलने लगे और वहाँ वो और ढंग की बहुत प्रॉब्लम दक्कन में हो रही थी, तो देख लिए कि हल की संख्या इसकी कितनी। और आज भी एक मेजरमेंट का एक तरीका है कि प्रोस्पेरिटी के थ्रू कैसे मेजरमेंट करो। दिल्ली के अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में गवर्नमेंट चेक रखने के लिए उसके घर पे भेजती है, कहीं एसी तो नहीं रखे हुए हैं, कार तो नहीं रखे हुए। अगर एसी कार है और आमदनी चूंकि बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान में, अब कोई गोलगप्पे बेच रहा है, वो कह देगा कि, तो इस बहाने चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर जी ने दिया है। तो आप जान जाइए, कानकूट नहीं, जब्त नहीं, गल्ला बख्शी नहीं। गल्ला बख्शी का मतलब एक तरह से वो बटाईदारी ही हुआ, जो खासकर सिंध के थट्टा वाले इलाके में लगा हुआ था। जब्ती पैन इंडिया था, कानकूट कुछ जगहों पे एक फिक्स रेवेन्यू के रूप में था,
जिसका ज़्यादा उदाहरण बंगाल में देखने को मिलता है। हालांकि इस पे सब पे डिबेट है, आप मत जाइए उसमें, आप सीधा हल की संख्या में रहिए। 6ठी शताब्दी समग्नकालपुर मत्स्य जहाँ महाजनपद स्थित था, मत्स्य महाजनपद 6th सेंचुरी भी। याद रखिए 16 जनपद महाजनपद की बात है। जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर आते हैं, पश्चिम की ओर आते हैं, तो धीरे धीरे जनपद घटता है। इसका एक मतलब है कि गंगा जमुना के द्वाब में बहुत प्रोस्पेरिटी आई थी, आयरन का आविष्कार हो गया था, हल से खेती होने लगी। हल से खेती होने से फ़ायदा ये है कि हम ज़्यादा ज़मीन को यूज़ करते हैं, उसको ज़्यादा दूर तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। साइंटिफिक और वनों को काटा गया, जिसका शतपथ ब्राह्मण में चर्चा मिलता है। तो एक तरह से ऊपर की ओर भी था, मतलब फार ऊपर कंधार, गंधार, और इधर पश्चिम में लास्ट था वो मत्स्य था, यानी राजस्थान। बराबर पहाड़ी गुफाओं के विषय में क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बराबर हिल के? ये पटना और गया के बीच है, और बल्कि वेरी नियर टू गया। और बराबर की हमारे सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। बहुत सम्मान की चीज़ है, आपको इतिहास समझना चाहिए। बहुत हम लोग बहुत ऐसे समय में जी रहे हैं कि कई चीज़ों पे संकट है। सोचिए हमारे पूर्वज कैसे थे। हम बिहारी सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म के पुजारी हैं। हमारा चंद्रगुप्त, उसका धर्म कुछ और था, जब मरा तो उसका कुछ और था। उसके पुत्र का धर्म कुछ और था, उसके पुत्र का धर्म कुछ और था, और वो मरा तो कुछ था। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर स्टेट, आवर कल्चर, कि जब चंद्रगुप्त आजीवक में पैदा लिया और मरा तो कट्टर दिगंबर जैन था, यानी मैसूर सावन बेलगोला में जाकर भद्रबाहु का शिष्य बनकर, जो अपने समय का बहुत बड़े गुरु थे, अस्तुलभद्र रह गए बिहार में, श्वेतांबर, वहाँ गया। और उसका बेटा आजीवक ही रहा, बिंदुसार और अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया आजीवक से। फिर भी अशोक किसी भी आजीवक को डिस्टर्ब नहीं किया। तो बराबर की पारी कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। कौन सही नहीं है? तो ये भी सही है, 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर बिल्कुल, और उसमें है रेस्पेक्ट टू आजीवक, और ये अभिलेख इन गुफाओं में आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। 6th सेंचुरी कॉमन ईरा से पूर्व, इतिहास वाले हम लोग बीसी नहीं बोलते हैं, समान काल से पूर्व या समान काल के बाद। तो इस काल में अभिलेख की अभी परिपाटी शुरू नहीं के बराबर हुई थी। निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासन में भारत की यात्रा की? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर? तो इसमें है फादर एंथोनी, फ्रांसिस फर्सर, निकोली मुनक्की, फ्रांसिस वर्नियर। तो निकोलस मुनक्की या मुंची, कुछ भी कह लीजिए, वो होगा। गोपाल कृष्ण किस वर्ष भारत सेवक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए? 1905। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 अगस्त 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण की बात की थी। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प 5 प्रण में शामिल नहीं है? ऑन 15 अगस्त 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक ऑन 5 रिजॉल्व्स, पंच प्रण, विच वन ऑल्टरनेटिव इज नॉट पार्ट ऑफ? तो विकसित भारत का प्रण, रिसॉल्व टू डेवलप इंडिया, गुलामी की मानसिकता से बिल्कुल अपने को मुक्त करना, अपने विरासत पे गर्व करना, भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार का खत्मा, ये नहीं किए थे, और बाकी 3 किए हैं। चौथा है राष्ट्रीय एकजुटता दिखाना, यूनिटी दिखाना। 5वां है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जो हमारे फंडामेंटल दायित्व जो हैं, हमारे कर्तव्य जो हैं 51A, उसी को 5वें में जोड़ा गया है। ये भाई भतीजा करप्शन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईसीई का विस्तार क्या होगा, आप समझ चुके हैं कि अब सरकार की शिक्षा नीति में 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चे उसके जद में हैं, 3 साल से 6 साल तक वो बाल वाटिका में पढ़ेंगे या आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे, और 6 में वो पहली क्लास में मेन स्ट्रीम में आएंगे, और बाल वाटिका भी उसी आसपास के स्कूल के भी निर्देशन में चलेगा। केंद्र के अंदर जो है, जैसे केंद्रीय विद्यालय सारे जगह बाल वाटिका खुल रहा है, राज्य में आंगनबाड़ी को मजबूत किया जा रहा है और क्लस्टर सिस्टम लाया जा रहा है। तो मतलब मेन स्ट्रीम में आ गए। पहले ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो इसका क्लियर होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 4 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? के सिवन नहीं, प्रोफेसर एस पाल नहीं, ये पहले, इससे पहले एक कमेटी में थे, के कस्तूरी रंगन थे, और इस समिति ने 29 जुलाई 2020 को अपना रिपोर्ट दिन बुधवार को दिया था, और जो अब लागू हो चुका है सब जगह। निम्नलिखित में 6 प्रश्नों के 2 कथन दोनों कथनों के सावधानी और दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। दोनों कथन अलग अलग सही है। एक कह रहा है कथन 1 सही का स्पष्टीकरण है, दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। चूँकि हमने हर टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, पहली बार ये एग्ज़ाम ले रहा है, तो थोड़ा आपके दिमाग में चारों ओर दौड़ा दूँ, पता नहीं क्या पूछेगा। इसलिए अब इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन इंट्रोड्यूस डायरची इन सेंटर। इससे पहले जो 1919 का अधिनियम था, चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें राज्यों में डायरची आया था और इसमें केंद्र में आया था। ये बात तो सही है भाई। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज गारंटेड टू प्रोविंसेस, बिल्कुल सही है। तो इसका ए आंसर हो गया। कथन और दोनों स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू। जहांगीर के राजकाल के दौरान मुगल चित्रकार अपने चरण पे थे, बिल्कुल थे। मुगल पेंटिंग रीच द क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द जहांगीर। औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली से कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था, नहीं। इन्हें ये कट्टर सरिया के नियम पे चलते थे, तो संगीत और चित्रकला डैमेज रहा इनके अंदर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इनका काबिल तारीफ रहा। तो हम एक तो सही है, दूसरा गलत है, तो बी आंसर होगा। जनगणना 200 आंसर किससे भारतीय राज्य की संख्या नकारात्मक वृद्धि? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड लगभग हाफ से थोड़ा ऊपर की वृद्धि दर निगेटिव रही है। सुमेलित कीजिए। ये रेलवे मंडल है, पश्चिम मध्य, दक्षिण मध्य और पूर्व मध्य और उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व से हम लोगों का, ये दोनों से हम लोगों का मतलब है, इसी से हम लोग पकड़ लेंगे। ईस्ट सेंट्रल, तो ये हाजीपुर हो गया, तो सी का 4 और 4 इसमें भी है, ए में भी है और इसमें। अब पकड़ेंगे गोरखपुर, पूर्वोत्तर, तो गोरखपुर शायद 1 पे था। गोरखपुर, जबलपुर, गोरखपुर 2 पे है। अब 2 पे किस में है? ए, तो ए इसका सही उत्तर हो गया। 1913 में अनुशूलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशूलन समिति बहुत ही क्रांतिकारी समिति रही है, हर परीक्षा में घुमा फिरा के आंसर आता है। इसके 2 ब्रांचेस थे। 1902 में स्थापना तो हो चुकी थी, ढाका में हुई थी, और अनुशीलन का मतलब था बॉडी बिल्डर, खूब पहलवानी करो, खूब जिम जाओ, और किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। क्योंकि इनकी आस्था थी कि जब तक बगावत नहीं करेंगे ये मानेगा नहीं अंग्रेज। और खुद इसके हेड जो थे अरविंदो के भाई थे, बारेंद्र घोष। अरविंदो भी इसी में थे, इसी में वो जेल गए थे, अलीपुर कांड हुआ था। इसी का प्रभाव है काकोरी से लेकर सारा जगह, मुजफ्फरपुर का प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम जी इसी से जुड़े हुए थे, और इसके हर जगह ब्रांच खुलने लगे। और
5 के बाद ये बहुत एक्टिव हो गया। एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली राजधानी लौटने का। इतने अंग्रेज डरते थे ये पहलवानों से, अनुसूलन वाले से। और युगांतर इनका ग्रुप था, बाद में मैगजीन का भी नाम इन लोगों का था, वो कलकत्ता वाला ग्रुप बोलता था युग को बदलेंगे, ये उनके अंदर आग्रह था। तो इतनी खुफिया रिपोर्ट गई कि 1911 में डर से उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, हार्डिंग के ऊपर भी बम लाल किला में चलवा दिया। बड़े बहादुर लोग थे, आज़ादी तो गजब दीवाने थे लोग। और इन्हीं लोगों का प्रभाव है कि भगत सिंह से लेकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सबके जड़ में यही है। यही थे बाघा जतीन, जिनका रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा दिन उपवास रखने के, आज भी टूटा नहीं है। तो कहीं ना कहीं, कहीं बाघा जतीन, कहीं अरविंदो, कहीं अलीपुर केस, सारा एक दूसरे से, खुदीराम बोस चूँकि बिहार की चीज़ है, प्रफुल्ल चाकी को तो बड़ा बुरा उनके साथ समस्तीपुर में लोगों ने किया। और प्रफुल्ल चाकी को भी इतने कम टीन एज में उस जुबलाइन क्राइम में उस आदमी को, उस प्यारे बच्चों को फांसी की सज़ा मिली। तो 1905 के बाद जो उपद्रव तैयार हुआ तो कलकत्ता में कोई भी अंग्रेज रहने को तैयार नहीं था, सबको अनसेफ लगता था, तब भी ये भाग के दिल्ली आया था। तो ये सारे चीज़ों की जननी है ये प्रश्न। तो अपने यहाँ सचिंद्रनाथ सन्याल वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द अनुशीलन समिति के थे, इसलिए ठीक से अनुशीलन के किसी भी क्वेश्चन को तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, समता का अधिकार बिल्कुल है, स्वतंत्रता है, नागरिकता का नहीं, इसके तो रूल है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध, राइट टू अगेंस्ट द, जो भी है उसको देखिए। कौन सा फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया, बहुत कुछ लाए हैं, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग। अफीम नहीं लाए, पान तो हमारा है, हमसे सब ले गया है। कॉफ़ी नहीं लाए, ये मिर्चाई लेके आए थे, चिली। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की वनिक श्रेणी का विचार कीजिए। वास आयो वोलो में आर्चन, यानी बेसिकली ए होल यहाँ पर होना चाहिए, एहोल है प्रोनाउंसिएशन दक्षिण का, लेकिन एहोल होना चाहिए, एहोल से और क्लियर हो जाएगा। वानिक श्रेणी मूलतः हाँ एहोल में स्थापित हुई, ठीक है, अयोघोल एहोल में हुए। 13वीं शताब्दी में अंजुमन नम वनिक श्रेणी के अधीनस्थ मणिग्रामम वनिक श्रेणी बनाई गई। कौन सा सही है, दोनों सही है। 13वीं शताब्दी में अंजुमनम बना और ये अहोल वाला भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, शंकर और दर्शन अद्वैत थे, नहीं तो गलत हो गया, इनका नहीं है चूंकि ये अद्वैत थे। रामानंद और रामानुज गुरु चेला हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है। अब रामानंद गुरु है रामानुज के, और रामानुज के ही चेला कबीर और सब लोग हैं, रविदास भी है, तो ये विशिष्टाद्वैत है। और रामानंद में केवल अद्वैत दे दिया तो खत्म, चैतन्य में अद्वैत दे दिया तो खत्म। तो इसका सही आंसर 3 रामानुज। ये याद रखिए कि रामानंद रामानुज ये दोनों गुरु शिष्य हैं, और कबीर भी, रविदास भी, मीरा भी इसी कैटेगरी में। अमेरिका के 13 उपनिवेशों में 9 के लिए गए प्रतिनिधियों को मिलकर बनी स्टाम्प एक्ट कांग्रेस के न्यूयॉर्क सिटी में बैठक हुई। व्हेन डिड द स्टाम्प एक्ट की बैठक हुई। आप लोग 11th में पढ़ाए होंगे कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा कारण इन गोरी फिरंगी अंग्रेजों का स्टाम्प ड्यूटी था। क्या किया, हर चीज़ पे स्टाम्प लगा दिया, किताब खरीदने पे, वही जैसे आज लगता है ज़मीन, कोई भी कागज़ बिना स्टाम्प चिपकाए हुए आप उसको, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, वैलिडिटी नहीं, ठीक है, आज भी है। लेकिन ज़बरदस्ती लोगों से इतना ऋण वसूलना, इतना पैसा वसूलना, टैक्स वसूलना, तो उबल पड़े 9 लोग और इसके खिलाफ आंदोलन किए। ये 1965 की बात है। और बिगुल बजा अमेरिका, फिर बोस्टन टी पार्टी, ये सब मिलके अमेरिका को स्वतंत्र किया। तो अपने किताब को भी पढ़ते रहिए भाई। इन यात्रियों में कौन से इटली से थे, पुनः विजयनगर राज्य आए थे, तो निकिटिन फायान वर्नियर नहीं, निकोलस कोटी जो विजयनगर आए थे, और शायद राजा राम द्वितीय के समय ये आए थे। और जो ये लोग शिष्य थे
शायद जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका गुरु हुआ है मार्को पोलो, याद रखिएगा। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है प्रश्न, इसका उत्तर सूरत होगा। क्यों कंफ्यूजन उत्पन्न करता है? तो इससे पहले डच और इंग्लैंड सूरत में अपना काम शुरू कर चुका। जब ये लोग आए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लेट आई, तो सवाल उठा, इन लोगों ने भी सूरत मांगा, चूंकि ये अरब सागर से कनेक्टेड है, उधर से पश्चिम से ही आते थे, तो वहाँ के गवर्नर ने परमिशन नहीं दिया। फिर ये पहुँचे औरंगजेब के पास। औरंगजेब के कहने के बाद इनको 1668 में सूरत में इनको परमिशन मिला, और फिर सबकी पसंदीदा जगह मछलीपट्टनम थी, तो 1668 में ये सूरत में आ गए औरंगजेब के परमिशन, और 1669 से लेकर 70 के बीच ये मछलीपट्टनम गए। तो तीनों का इसमें संबंध है। ऊपर कौन नहीं आए? तो पुर्तगीज नहीं आए, याद रखिएगा। फ्रेंच, डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर आए, और गोवा से नीचे जो रहा है वो पुर्तगीज है। पहले पुर्तगीज कालीकट आए, फिर उन्होंने कैपिटल अपना एक तरह से अपना अच्छा खासा जम्बारा खड़ा किया कोची में, और बाद में शिफ्ट करके गोवा आए। और ये लोग ऊपर भी घूमे, खूब आपस में लड़े, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन ने तो बहुत लंबे समय तक लड़ा, और फ्रांस अंत में सेटल हो गया जाके पुडुचेरी, पांडिचेरी सेटल हो गया, और पुर्तगीज गोवा सेटल हो गया। रेस्ट ऑफ इंडिया अंग्रेज अपने बदौलत लिया। तो आज़ादी के समय हमें 3 विदेशी राज्यों से मिली। सबसे पहले हमने ब्रिटेन से लिया, फ्रांस भी थोड़ा तेगर बेयर किया लेकिन सरेंडर कर दिया। पुर्तगालियों ने बदमाशी किया, यूएनओ तक चले गए, और वो टैलेंट था हमारे नेतृत्व का जो उस बात को देसी माना, और राम मनोहर लोहिया और नेहरू जी हिमसेन, तो आज़ाद हुआ सबसे बाद। केंद्रीय सतर्कता आयोग की समिति के सिफारिश पे बनाया गया था। सेंट्रल विजिलेंस वाज एस्टैब्लिश। संथानम समिति, दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे समिति, नरसिंहम। संथानम समिति, संथानम खुद एमपी थे, और ये नेहरू जी के ज़माने में 1962 के बीच करप्शन बढ़ रहा था, उस समय संथानम कमेटी की स्थापना हुई। और मोस्ट प्रॉब्ली इसके एक मेंबर डायरेक्टर जो थे एलपी सिंह, उनका संबंध अपने बिहार से ही था, आईसीएस ऑफिसर थे एलपी सिंह, मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे संथानम, चूँकि मैं एथिक्स में पढ़ाता हूँ संथानम समिति, तो पहली समिति है जो इस देश में, ये एमपी थे केरला से, और देश में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, और सीबीसी सबका निर्माण इसके बाद ही होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो आज की बात यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। आगे कहूँगा कि कोई भी डाउट हो पूछिए, रहिए, और अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको फैलाइए। जय हिंद, जय हिंद।